गाइस एक बार फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, जनरल स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो है वो जेपीएससी एई मेंस के लिए है, बीपीएससी एई के लिए है और यूपीपीएससी एई के लिए है। जितना भी इंजीनियरिंग में जो भी एग्ज़ाम में जनरल स्टडीज़ पूछ रहा है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और अगर आप डेली बेसिस पे 5 से 10 मिनट देते हो तो आपका आने वाले एग्ज़ाम में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं जनरल स्टडीज़ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। दोस्तों अभी तक आपने सिविल ज्ञान स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वेयर इज द नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? इसका शॉर्ट फॉर्म होता है NPTI। कहाँ पे स्थित है? तो फरीदाबाद में। हेडक्वार्टर जो है मेन इसका कॉर्पोरेट जो ऑफिस है वो फरीदाबाद में है। अब ये NPTI जो है वो नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये कब इसका स्थापना हुआ था? 1965 ईस्वी में हुआ था इसका स्थापना। और फरीदाबाद में इसका कॉर्पोरेट ऑफिस है और फरीदाबाद हरियाणा स्टेट में है, ठीक है। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं, जो NPTI के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो RK पांडे हैं। RK पांडे हैं डायरेक्टर जनरल। तो आपको इतना चीज़ इस क्वेश्चन में याद रखना है। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि हरियाणा, ये बात है कि फरीदाबाद जो है वो हरियाणा में है, तो हरियाणा के जो CM है वो कौन है? तो हरियाणा का CM जो है वो श्री मनोहर लाल खट्टर है। श्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो हरियाणा के CM है। और ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो गवर्नर होता है। गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है यहाँ के? तो सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य जो है वो हरियाणा के गवर्नर है। तो इतना चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन सिटीजनशिप? तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, सिटीजनशिप का उल्लेख है, ठीक है। संविधान के भाग 1 में जो है वो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में बोला हो गया है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में। और उसमें जो आर्टिकल है वो 1 से लेकर 4 तक है। जो आर्टिकल है पार्ट 1 का बात कर रहे हैं और पार्ट 1 में 1 से 4 तक आर्टिकल है और उसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में बोला गया है। जबकि भाग 2 में सिटीजनशिप के बारे में बोला गया है और इसमें 5 से लेके 11 तक आर्टिकल है, ठीक है। सिटीजनशिप, जैसे ही इंडिया का जब पार्टीशन हुआ था, जैसे पाकिस्तान अलग हुआ था भारत से, तो उस समय क्या था, करंटली ये भाग 2 यूज हो रहा था क्योंकि वहाँ पे आपको कि कौन सा आदमी मतलब किसको सिटीजनशिप मिलेगा और नहीं मिलेगा उस समय ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। लेकिन धीरे धीरे इस सिटीजनशिप एक्ट में संशोधन होकर सिटीजनशिप एक्ट 1955 स्थापित हुआ। सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसमें ये भाग 2 में 5 से लेके 11 तक आर्टिकल है, ठीक है। और ये सिटीजनशिप एक्ट जो संशोधन होकर बना था 1955, उसमें 2 ही चीज पे फोकस किया गया था कि कैसे हम लोग सिटीजनशिप ले सकते हैं, टू गेट सिटीजनशिप, और कैसे हम लोग लूज कर देंगे अगर हम लोग उसके रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। तो टू गेट सिटीजनशिप और टू लूज सिटीजनशिप ये इसी एक्ट के तहत आता है। अब आर्टिकल 5 से 11 इसमें आता है, तो थोड़ा थोड़ा जल्दी हम इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। आर्टिकल 5 से 11 में पहला आर्टिकल जो 5 है, भाग 2 का पहला आर्टिकल 5 है। और इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी आदमी अगर इंडिया में जन्म लिया है और इंडिया का डोमिसाइल है उसके अंदर में, तो वो उसको सिटीजनशिप मिलेगा। वो आर्टिकल 5 बोलता है, ठीक है। आर्टिकल 6 क्या बोलता है, कोई भी अगर पर्सन वो पाकिस्तान से माइग्रेट हुआ है इंडिया में, उसको भी सिटीजनशिप मिलेगा, उस समय हुआ था तो। और आर्टिकल अभी तो पूरा संशोधन हो गया है। हम क्या बता रहे हैं, आर्टिकल 5 के बारे में बता रहे हैं अभी हम। आर्टिकल 5 के बारे में क्या बोले कि कोई भी आदमी अगर इंडिया में जन्म लिया है और उसके पास डोमिसाइल है तो इंडिया का सिटीजनशिप मिलेगा उसको। आर्टिकल 6 में क्या बोला गया है, जो भी आदमी पाकिस्तान से माइग्रेट हुआ है और इंडिया में अगर रह रहा है उसको सिटीजनशिप मिलेगा। 7 आर्टिकल्स में जो पाकिस्तान में गए थे और फिर से कम मतलब लौट गए हैं, उनको अच्छा यहाँ पर नहीं लगा होगा, तो उसको सिटीजनशिप मिल सकता है। आर्टिकल 8 में
कोई भी ओवरसीज मतलब समुद्र के पार में रह रहा है, जैसे अमेरिका या फिर अफ्रीका जहाँ भी रह रहा है, और वहाँ से वो इंडिया आना चाहता है तो उसको भी सिटीजनशिप मिलेगा। ये आर्टिकल 5, 6, 7, 8 में बोला गया था। इसके बाद क्या हुआ, आर्टिकल्स 9 में लूज करने के ये 5, 6, 7, 8 जो हम बोले चारों आर्टिकल, वो कैसे हम लोग सिटीजनशिप ले सकते हैं उसके लिए था। अब आर्टिकल 9 में क्या बोला गया है कि आप अगर किसी दूसरे कंट्री में जाके अगर वहां पे उसका सिटीजनशिप लेते हो तो आप अपने जो इंडिया का सिटीजनशिप होगा आप उसका लूज कर देते हो। तो ये आपका 9 आर्टिकल बोलता है। आर्टिकल 10 क्या बोलता है कि सिटीजनशिप का जो राइट्स है वो आपको सिटीजनशिप मिलने के बाद वो कंटिन्यू हो जाएगा, ये 10 आर्टिकल से बोलता है। और आर्टिकल 11 जो कि मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसी से सिटीजनशिप एक्ट 1955 बना था, जो कि अभी आप बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा था अभी पिछले साल में, जैसे आप एनआरसी को लेके देख रहे होंगे। तो आर्टिकल 11 जो है वो उसमें क्या बोला गया है कि पार्लियामेंट अथॉरिटी के पास ऐसा अथॉरिटी रहेगा कि वो इस सिटीजनशिप एक्ट को चेंज कर सकता है। उसी के बिहाफ पे ये आया था सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है सिर्फ एक क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है? ओबरा बांध जो है वो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में स्थित है। बहुत ही अच्छा, आप वो वहाँ पे जाइएगा तो पूरा घूमने लायक जगह है। तो वहाँ पे जो नदी है जो बहता है उसमें रिहंद नदी है, जो कि बाद में जाके सोन नदी में मिल जाता है, रिहंद नदी। तो ओबरा बांध आपको याद रखना है, रिहंद नदी होगा। और ये कहाँ पे है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जैसा कि सबको पता होगा कि योगी आदित्यनाथ है, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं, आनंदीबेन पटेल है। तो इतना चीज़ आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। दोस्तों अभी तक ने आप वीडियो लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल से मिलेगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म? तो केरल। केरल एक ऐसा राज्य है जहां पे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, केरल में सबसे पहले नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। ठीक है, अब केरल आ गया तो केरल का जो चीफ मिनिस्टर है श्री पिनियारई विजयन जो है, श्री पिनियारई विजयन जो है वो केरल के चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान जो हैं वो केरल के गवर्नर हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इतना चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? मुंबई इज सिचुएटेड ऑन विच आइलैंड? तो सॉल्सेट द्वीप पे। मुंबई जो है वो सालसेट आइलैंड पे बसा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सालसेट आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी। जब इंडिया और भारत और बांग्लादेश और जब पाकिस्तान जब एक ही में था तीनों, तो उस समय अगर आपसे पूछा जाता कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसका लंबाई 2900 किलोमीटर है। और अभी बोला जाता है कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसका लंबाई है 2560 किलोमीटर। तो कभी कभी ऑप्शन में दिया रहता है गंगा नहीं दिया रहेगा, ब्रह्मपुत्र दिया रहेगा, तो आप ब्रह्मपुत्र आंसर करोगे। ठीक है, क्योंकि उस समय जब एक ही में था, नदी तो सब जगह होकर बहता है, तो इंडिया में भी बहता है, बांग्लादेश में भी बहेगा, तो इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी को उस समय भारत का सबसे लंबा नदी बोला जाता है, जिसका लंबाई 2900 किलोमीटर था। ठीक है, और ये कहाँ से उद्गम इसका स्थल है? तो मानसरोवर लेक से यहाँ इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, तिब्बत। अब तिब्बत को ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो बोला जाता है। अब इंडिया में किस किस नाम से जाना जाता है? तो इंडिया में सबसे पहले तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। असम में, जहाँ पे असम में जो नदी बहती है, तो वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और वही नदी जब अरुणाचल प्रदेश में बहती है तो उसको दिहोंग बोला जाता है, DHIONG, दिहोंग बोला जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से बोला जाता है। ठीक है, तो बांग्लादेश में आपको याद रखना है जमुना। तो इतना सारा चीज आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस वाज द फॉल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन? सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा स्थल था? तो सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर स्थल था वो लोथल था। तो आपको यहाँ इस क्वेश्चन में लोथल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? ठीक है, भूटान और इंडिया का जो मैप आप मैप में देखोगे तो
इसकी सीमा 4 राज्यों से होकर मिलती है, सॉरी 4 राज्यों से होकर मिलती है। और वो कौन कौन सा राज्य है, तो वो राज्य है भूटान की सीमा जो है वो पहला जो राज्य है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सिल्लीगुड़ी स्थान है, वो इससे निकट है, भूटान के नज़दीक है। इसके बाद आसाम है, ठीक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। इसके बाद सिक्किम है। मतलब ये 4 राज्य जो है इंडिया का, ये 4 राज्य जो है वो भूटान से सटा हुआ है, भूटान के साथ सीमा बनाता है। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ट द सुदर्शन लेक इन जूनागढ़? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो आपको आंसर याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द धुंधार फॉल्स लोकेटेड? धुंधार जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो जब्बलपुर में धुंधार जलप्रपात जब्बलपुर में स्थित है। तो आपको इसका आंसर जब्बलपुर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अभी तक आपने सिविल ज्ञान स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे फर्स्ट है तो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, ठीक है। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? हु लीड द साल्ट सत्याग्रह विथ गांधी जी? तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था, तो गांधी जी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव किसे बनाया गया था? हु वॉज मेड द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? तो सबसे संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव जो बनाया गया था वो रिगवेली को बनाया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे रिगवेली। अब बात आता है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का। तो यूनाइटेड नेशन का जो हेड क्वार्टर है दैट इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी में लोकेटेड है। और इसका जो स्थापना हुआ था, एस्टेब्लिश जो हुआ था वो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, ठीक है। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो एंटिनो गुटेरेस है। एंटिनो गुटेरेस जो है वो अभी इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। तो एंटिनो गुटेरेस आपको याद रखना है। तो स्पेलिंग यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, GETTRESS हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कहाँ तक हो गया था? यहाँ तक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो BN राव जी जो है वो भारतीय संविधान के सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो BN राव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ पे होता है? वेयर इज द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर अलकनंदा एंड मंदाकिनी? तो रुद्रप्रयाग में इनका संगम होता है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिक वर्षा किस मॉनसून में होती है? विच मॉनसून रिसीव द मोस्ट रेनफॉल इन इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। साउथ वेस्ट मानसून जो है वो भारत में सबसे अधिक वर्षा इसी मानसून में होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? वेयर इज द नेशनल हॉर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो हिसार में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र स्थित है, हिसार हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर हो जाएगा। और सिविल सर्विसेज का किसके शासनकाल में होता? तो लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में हुई थी। और जो विभाजन हुआ था वो बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। और मतलब भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो इतना सारा चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? मतलब कब? व्हेन ईयर वाज द मिनिमम वेजेस एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? तो 1936 इसका आंसर हो जाएगा। किस वर्ष? विच ईयर, सॉरी यहाँ पे वोट लिखा हुआ है, सॉरी आप यहाँ पे मिस्टेक थोड़ा सुधार लीजिएगा। विच ईयर वाज द मिनिमम वेजेस एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? तो 1936 में मिनिमम वेज लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? इन विच लिस्ट सेंसस बिलोंग्स टू? तो संघ सूची में जनगणना आता है, संघ सूची इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला की गंधार शैली का विकास किसके शासन काल में हुआ था? अंडर विच रूलर डिड द गंधार स्टाइल ऑफ आर्ट डेवलप? तो कनिष्क के शासन काल में कला की गंधार शैली का विकास हुआ था। कनिष्क इसका आंसर हो जाएगा। नाम है तो कनिष्क का स्पेलिंग वही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आलू का सैथिल रोग किस जीवाणु के कारण होता है? आलू में एक सैथिल रोग होता है जो पोटैटो सैथिल डिजीज जो होता है
किस बैक्टीरिया के कारण होता है, काउज्ड बाय विच बैक्टीरिया, तो सुडोमोनास सोलेनिसिटोरम, सुडोमोनास सोलेनिसिटोरम इस जीवाणु, एक जीवाणु का नाम है, इसी के कारण आलू का सैथिल रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंवला का निकोलस रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो बोरॉन की कमी के कारण आंवला का निकोलस रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच विटामिन इज फाउंड इन कोबाल्ट, तो कोबाल्ट में विटामिन B12 पाया जाता है। विच विटामिन इज फाउंड इन कोबाल्ट, तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो होमी जहांगीर भाभा, इसी के नाम पे एटॉमिक रिसर्च भाभा सेंटर, जो भाभा सेंटर बोलते हैं, इन्हीं के नाम पे है, होमी जहांगीर भाभा, तो होमी जहांगीर भाभा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान का खैरा रोग किस कमी से होता है, तो जिंक की कमी से, जस्ता की कमी से जो होता है, पैडी खैरा डिजीज इज काउज्ड बाय लैक ऑफ जिंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन काउज ऑफ लेमन डिबेट डिजीज, नींबू का डायबेक रोग का मुख्य कारण क्या है, तो कॉपर की कमी के कारण होता है। नींबू का डायबेट रोग जो होता है वो कॉपर की कमी के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर की कमी। ठीक है दोस्तों, अब ये लास्ट 3 क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर डिड द इंडियन ग्लोबल वीक 2020 कॉन्फ्रेंस रिसेंटली बिगिन, हाल ही में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन कहाँ आरंभ हुआ, तो ब्रिटेन में आरंभ हुआ था हाल ही में इंडियन ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन, ब्रिटेन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गूगल ने किस नाम से रिलॉन्च किया है, किस नाम से गूगल ने गूगलेट को किस नाम से रिलॉन्च किया है, तो गूगल करेंट्स के नाम से लॉन्च किया है, तो गूगल करेंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने रील्स नामक शॉर्ट वीडियो फीचर लॉन्च करने की घोषणा की है, हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ शॉर्ट वीडियो फीचर्स कॉल्ड रील्स, तो इंस्टाग्राम ने अभी हाल ही में रील्स नामक शॉर्ट वीडियो फीचर लॉन्च करने की घोषणा की है। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। इस वीडियो में आपको बहुत सारा जानकारी मिल गया होगा और आपको आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, अगर आप चैनल पे फर्स्ट है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी बहुत सारा कंटेंट आपको इस पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।